ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर छाजेर से अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर उनके किसी भी कैंप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात करी थी एंजियोग्राफी के बारे में, जिसमें कि कहा आपने कि लगभग 1 मीटर लंबा तार अंदर घुसा के टेस्ट करना होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए कहीं भी सही नहीं है। उसके अगेंस्ट में आया है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसके बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है? ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, उसको एक टेबल पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है और एक इंजेक्शन दी जाती है। वो टेबल एक मशीन में अंदर जाती है जिसमें चेहरा बाहर हो जाता है, खाली छाती के ऊपर एक रिंग लगी होती है, उसमें कैमरा घूमता है और बहुत हाई स्पीड की कैमरा होती है। वो 1 मिनट में आपके हार्ट की रिकॉर्ड ले लेगा और आपको बता देगा कितनी कौन से ट्यूब में ब्लॉकेज है। जब ये टेस्ट आ गई है बिना एडमिशन के, बिना तार घुसाए, तो हम क्यों बॉडी को छेड़खानी करें। तो मैं समझता हूँ ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बेस्ट है। और कोई भी पेशेंट को अगर हार्ट की बीमारी का कोई भी टेस्ट कराना हो तो सीटी एंजियोग्राफी नंबर 2 होना चाहिए। नंबर 1 ऑफ कोर्स लिपिड प्रोफाइल, मतलब उनके कोलेस्ट्रॉल कितनी है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, जो 400-500 रुपये की टेस्ट होती है। और सीटी एंजियोग्राफी 7,000 से चालू करके 10,000 में ये टेस्ट हो जाती है। और ये टेस्ट लोगों को मैं बोलूँगा हार्ट के पेशेंट्स को कराना चाहिए, एंजियोग्राफी को साइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक और जिक्र किया था स्टंट के बारे में, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन तब भी लगातार वो सर्जरीज हो रही हैं। उस कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए स्टंट के अगेंस्ट में फिर क्या ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये स्टेंट आपको मैं बता दूं होती क्या है। जो ब्लॉकेज को वो लोग क्लीन करते हैं, क्लीन तो क्या, उसमें एक बैलून डाल देते हैं, बैलून को फुला देते हैं तो ब्लॉकेज साइड में दब जाती है। और जैसे ही ब्लॉकेज दब जाती है, अगर ये बैलून को वापस निकाल लिया तो ब्लॉकेज वापस आ जाती है। तो वहाँ पे एक टनल सा रख देते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग कैसी होती है आपको मैं बता दूं। डॉट पे इनको खोल के एक छोटी सी स्प्रिंग देखिएगा, ये लोहे की, स्टेनलेस स्टील की ज़्यादातर होती है स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग कोई 2-3 ग्राम की होती है, छोटी सी स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग को वहाँ पे लगा दिया जाता है। सबसे हैरत की बात है कि स्प्रिंग का दाम सोचेंगे तो आप घबरा जाएंगे। ये 1-1.5 लाख रुपए की स्प्रिंग कराई गई है, जबकि इसका कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए। ये 10-20 रुपये में होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा टेस्ट सिस्टम से बनाया जाए तो भी मैं समझता हूँ कोई 200-800 रुपये से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो ये स्प्रिंग लगाया इसलिए जाता है कि इसके दाम इतनी ज़्यादा है, डॉक्टर्स को बड़ा इसमें प्रॉफिट होता है। इस स्प्रिंग को बनाने, इसके अगेंस्ट में बहुत सारी काम करने की लोगों ने कोशिश किया है। और सबसे मेंशनेबल है हमारे एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी जब साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2002-3 में एक स्टेंट बनाया था और वो कई हज़ार रुपए में मिलने लग गई, क्योंकि उसमें उसका टैक्स, उसका प्रॉफिट, उसका बनाने का तरकीब, उसका मार्केटिंग कॉस्ट, उसका पैकिंग कॉस्ट सब मिला के कई हज़ार रुपये में, कल से 5-7-8 हज़ार रुपये का दाम रखा गया था। और ये स्प्रिंग आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया था उस वक्त। बहुत अखबार में आ गई कि अब तो स्टेंट का दाम इतना कम हो गया है, 10,000 में सारा स्टेंट लग जाएगी। और ये स्प्रिंग एक भी यूज़ नहीं किया कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने। उन्होंने इस स्प्रिंग को बोला नहीं वो 1.5 लाख की स्प्रिंग बिना ये काम ही नहीं करेगी। और ये आप सोच लीजिए कैसी हैरानी की बात है कि वो स्प्रिंग मार्केट से डाउन ही ख़त्म ही हो गया, जबकि इतने कम पैसे में ये स्प्रिंग मिल रही थी। कलाम स्टेंट दैट वेंट आउट। जैसे ये समझ लीजिए करप्शन को बीट करने का सारा कोशिश बेकार हो गया। वो स्प्रिंग 1.5 लाख रुपए की होती है। तो आई डोंट नो, मेरे को लगता है इस सिस्टम के अंदर कोई को घुस के इसको चेंज करना होगा। कोई डिक्टेटर आ जाए और सारा सिस्टम को बंद करे तभी बात बन सकता है। या तो कर दे कि स्प्रिंग सबको इतने में ही मिलना चाहिए, स्प्रिंग के ऊपर एक दाम लगा दिया जाए कि स्प्रिंग का कॉस्ट 5,000 से ऊपर हो ही नहीं सकता। फिर देखिएगा आधे एंजियोप्लास्टीज बंद हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है। कहीं आपने जिक्र किया कि 1,000 या 2,000 रुपये, वहीं आपने जिक्र किया कि 1.5 लाख रुपए का एक स्टंट आता है। ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। इसको किस तरीके से जो डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं वो कैसे कन्विंस कर पाते हैं लोगों को, किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, ये स्प्रिंग कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। नेचुरली 1.5 लाख रुपए की एक स्प्रिंग हो तो कोई नहीं खरीदना चाहता है, पर हॉस्पिटल वाले जानते हैं इसी को हम लोग को लगाना है। और ऑपरेशन भी 2-3 लाख की होती है तो कोई भी नहीं कराना चाहता है। तो यूजुअली एक प्रोसेस, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा हुआ पूरे हॉस्पिटल सिस्टम ने कि पेशेंट को पहले वो बोलते हैं देखो आपकी एंजियोग्राफी करके देखेंगे ब्लॉकेज है कि नहीं है।
मरीज ये सोचता है चलो एंजियोग्राफी करके कम से कम पता तो चल जाए ब्लॉकेज कितना है। अगर वो मरीज बोलता है नहीं हम सीटी कोरोनरी स्कैन कराएंगे, हम एडमिट नहीं होएंगे, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं नहीं वो अच्छी टेस्ट नहीं है, इसमें एक्यूरेट पता चलता है, जबकि इसमें भी 70, 80, 90 ही पता चलता है। तो ब्लॉकेज कितनी है नहीं पता चलता एक्चुअल में, पर वो बोलते हैं एंजियोग्राफी करे बगैर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, एंजियोग्राफी जब हो जाती है, ब्लॉकेज तो मिल नहीं है क्योंकि पेशेंट को चलने में दिक्कत है, 80 ब्लॉकेज बिना तो पेशेंट पहुंचेंगे नहीं हॉस्पिटल में। तब वो एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर उनको डराते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आप यहाँ से घर नहीं जा पाएंगे, आज ही हार्ट अटैक होने वाली है, 2 मिनट बाद होने वाली है, आप एटम बम लेके घूम रहे। इस तरह के एक डर बैठाया जाता है, एक फियर साइकोसिस डेथ के लिए किया जाता है कि आदमी उस वक्त ऐसा गुमराह हो जाता है, उनको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ उपाय नहीं है, और उस वक्त आप जितना पैसा मांगो मिल जाता है। तो एक मैं समझता हूँ एक इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का कुछ सिस्टम बन गया है कि एक पेशेंट को डरा के उनको ये ट्रीटमेंट कराया जाता है। अगर वो पेशेंट को ऑप्शन दिया जाए कि देखो एंजियोप्लास्टी एक तरफ है और आपके तरफ से खान पीन रहन सहन आप अपने आप को बदल लो, सिगरेट छोड़ दो, टेंशन कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, ट्राइग्लिसराइड कम कर दो, तो भी हार्ट अटैक नहीं होगी। तो एक भी पेशेंट ऑपरेशन करने नहीं आए, पर पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है। मैं कोई भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को इसके लिए जिम्मेवार नहीं कर रहा हूँ, करीब करीब सारा सिस्टम ऐसा हो चुका है। कार्डियोलॉजिस्ट के पेट डायलॉग्स हैं, मैंने अपनी किताब में सारे डायलॉग्स लिख के रखी है, और मैं जानता हूँ ये सारे डायलॉग में से कुछ हर हार्ट के पेशेंट के लिए यूज़ होता है, और वो टाइम भी नहीं देते, 1 मिनट में बोलते हैं अभी का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब पेशेंट घबरा जाते हैं, कभी कभी पेशेंट नहीं मानते तो रिलेटिव्स को डरा दिया जाता है, वाइफ को डरा दिया जाता है कि देखो तो जाने वाले हैं, बताओ बचाऊं कि नहीं बचाऊं, और एक ऐसा डर बैठ जाता है पूरे परिवार के अंदर कि वो ऑपरेशन के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट पूरा खोल के हर चीज़ समझा दें और ये कंपलसरी कर दें कि हर हार्ट के पेशेंट को समझना होगा बीमारी क्यों हुई है, तो ये 90% जो ऑपरेशन हैं बाईपास एंजियोप्लास्टी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने कहा कि कहीं ना कहीं कारण को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर किस वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। सर्जरी को करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी इन जानकारियों को हासिल करें। उसके लिए आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर साहब के अलग अलग शहरों में लगातार शिविर चलते हैं, कैंप्स चलते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सभी डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी डॉक्टर, अगला सवाल यहाँ पर करप्शन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने बोला कि वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक बड़े अमाउंट में वो पैसा बनाते हैं। तो अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो इस हार्ट इंडस्ट्री को, इन हॉस्पिटल से, इन कार्डियोलॉजिस्ट से लगभग कितना फ़ायदा हो जाता होगा? देखिए, इंडस्ट्री कोई 5,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। मैं कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट से बात भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप क्यों उनको ऐसा डरा देते हो कि आज ही हार्ट अटैक होने वाला है, कल ही होने वाला है। तो इनके ऊपर प्रेशर होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कि बहुत टारगेट अचीव करना होगा। पिछले बार आपने इतने एंजियोप्लास्टी किए थे, अब इस महीने और ज़्यादा करना होगा। तो इन लोग भी पीछे लगे रहते हैं कि कैसे भी नंबर बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बदले और कोई को ले लिया जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, एक हॉस्पिटल को इंडस्ट्री बना दी गई है, और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है पेशेंट। तो ये समझ लीजिए पेशेंट बन गया रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री को टारगेट पूरा करना है। तो कोई भी पेशेंट आए ऑपरेशन के लिए राजी करवा लिया जाता है। तो ये सिस्टम खराब हो गई है, और आई डोंट नो इसको कौन ठीक कर सकेगा, कैसे ठीक होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसा लग चुका, उनको वो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम बहुत गलत हो गई है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये हर हार्ट के पेशेंट को पहले एजुकेट करना चाहिए। हार्ट के हॉस्पिटल को एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए, हार्ट के हर पेशेंट को पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, बीमारी क्या है, इसकी जानकारी देनी चाहिए। और उसके बाद जो भी बोले नहीं साहब हमें लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है, तो उनको ऑपरेशन के लिए लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हमें जानना चाहिए आखिर क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको दूर करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर सारी जानकारी हमने आपसे ली, पूरी बातचीत हमने करी कि क्या क्या प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में चल रही हैं। एंड ऑफ द डे फिर क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, हार्ट के पेशेंट को फिर वही सजेस्ट करूंगा कि बीमारी को बढ़ाओ मत, प्रिवेंशन करो, और अच्छा चाहते हो तो रिवर्स करो। रिवर्सल का मतलब है हार्ट की बीमारी के सारे कारणों को लोएस्ट में ला के रखो। जैसे कोलेस्ट्रॉल को 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखो, ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और उसके संग ब्लड प्रेशर 120/80 और शुगर 100 और 140। इस तरह के हर फैक्टर्स को हमने लोएस्ट ला के रखने का सजेशन दिया है। इसके लिए हमारी एक छोटी सी चार्ट है, सावल सेफ्टी सर्कल।
कोई भी दर्शक हमारे कोई भी क्लिनिक में जाके सेफ्टी सर्कल का चार्ट ले सकता है। उसमें अगर सारे फैक्टर्स को नीचे रख ले तो उनको हार्ट अटैक के चांस ख़त्म हो जाते हैं। और उसके संग उनको खान पीन के संग उनको एलोपैथी की दवाइयाँ अगर ज़रूरत हो तो वो लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने की दवाई लें। और ये सारे करके अगर वो ठीक से चले तो मैं समझता हूँ 95% ऑफ दिस एंजियोप्लास्टी सर्जरीज़ का कोई ज़रूरत ही ना होगा। और देखिए, कोई भी आदमी ऑपरेशन करना नहीं चाहता। एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, उंगली में कहीं कटिंग का करना हो तो 5 बार सोचता है आदमी। इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी महंगी सर्जरी कोई भी नहीं कराना चाहता है। पर हॉस्पिटल सिस्टम असली बीमारी का कारण को नहीं देख के ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा झुक गया है। वो बोलते नहीं, ऑपरेशन ही इम्पॉर्टेंट है, और हर आदमी के अंदर एक ऐसा बना दिया गया कि ऑपरेशन ही इलाज है। तो ये गलत बात है। असली इलाज है लाइफस्टाइल चेंज, और इसके ऊपर अमेरिका और यूरोप, बहुत सारे कंट्री में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और वहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स के नंबर कम होने लग गए हैं। इंडिया में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट के पेशेंट्स के नंबर कम करने के लिए एफर्ट करना चाहिए। हर हॉस्पिटल को इस तरह के सिस्टम बनानी चाहिए, और सरकार को तो करना ही चाहिए। सरकार के तरफ से एक स्कूल कॉलेज के लेवल में एजुकेशन का एक सिस्टम बनना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, वैसे हेल्थ करके एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जहाँ पे ये ब्लॉकेज क्यों होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम तो मिनिस्ट्री को ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं कि इस तरह की एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, और हर हॉस्पिटल को कंपलसरी कर दिया जाए कि ऑपरेशन के पहले उनको सारी चॉइस दी जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमें बिल्कुल ये तय कर लेना चाहिए कि जितनी भी सर्जरीज हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हैं, हमारे लिए सही नहीं है। इसके कंपैरिजन में हमें अपने लाइफस्टाइल को सही करना चाहिए, जो हमारी डाइट है उसमें सुधार लाना चाहिए। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए और इस पूरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी दर्शकों, तो जैसा कि डॉक्टर छाजेर हमें लगातार गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम खुद को इन सर्जरी से, इन सारे ऑपरेशन से खुद को बचा सकते हैं और एक स्वस्थ लाइफ को हम कैरी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, और इन सारी प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।